हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद काशिफ और आज की इस वीडियो के ज़रिए हम बात करेंगे ब्रेन स्ट्रोक के बारे में कि ब्रेन स्ट्रोक क्या है, क्या उसके रीज़न हैं, कॉज हैं, क्या उसके सिम्टम्स पेशेंट में आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। तो सबसे पहले समझिए आप ब्रेन स्ट्रोक को। तो जब ब्रेन को किसी तरह से जो ब्लड की सप्लाई है वो इंटरप्ट हो जाती है, उसमें रुकावट पैदा हो जाती है या बंद हो जाती है ब्रेन के किसी हिस्से को, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं ब्रेन स्ट्रोक, जिसकी वजह से जब सप्लाई ऐसे कम हो जाएगी, जब ब्लड ऐसे सही तरह से टिश्यूज़ तक नहीं पहुंच पाएगा, सेल तक नहीं पहुंच पाएगा, तो उससे जो आपके ब्रेन के सेल्स हैं, जो न्यूरॉन्स हैं, वो डैमेज हो जाते हैं। डैमेज होने की क्या वजह है? मेन वजह उनकी है कि ब्लड नहीं पहुंचा, क्योंकि ब्लड में ऑक्सीजन थी, ब्लड में न्यूट्रिशन था, ब्लड में वो सारे न्यूट्रिएंट्स थे जो हमारे ब्रेन को काम करने के लिए ज़रूरी थे, हमारे ब्रेन को चालू रखने के लिए, अपने आप को, अपनी मशीनरी को एक तरह से बोलना चाहिए कि रखने के लिए, एक्टिव रखने के लिए वो सारे एलिमेंट की, ऑक्सीजन की, सब चीज़ों की ज़रूरत थी। लेकिन कुछ ऐसा हमारी बॉडी में हुआ जिस वजह से हमारे ब्रेन को जो सप्लाई ऐसे ब्लड की हो रही थी, जो खून की ऐसे सप्लाई हो रही थी, उसमें इंटरप्शंस यानी रुकावटें पैदा हुई, जिस वजह से हमारे ब्रेन तक जो है वो खून की सप्लाई पूरी तरह से नहीं पहुंच सकी। अब इसके अपने आप में रीज़न क्या क्या हैं, क्या इसके कॉज निकल के आते हैं? तो देखिए, अगर हम कॉज की बात करें, कारण की बात करें, वजह की बात करें, तो वजह हम दो हिस्सों में एक तरह से बांट सकते हैं। पहली जो वजह है उसको हम कहते हैं इश्केमिक स्ट्रोक, दूसरी जो वजह है उसको हम कहते हैं हैमरेजिक स्ट्रोक। जब हम बात करते हैं इश्केमिक स्ट्रोक की, तो इश्केमिक स्ट्रोक का मतलब अपने आप में होता है कि कोई क्लॉट आपकी नस में फंस गया। एक तरह से ऐसे समझ सकते हैं कि कोई क्लॉट आपकी नस में फंस गया, या कोई क्लॉट ऐसे बन गया है आपकी नस में, या कोई बाहरी ऐसे कहीं से आपका कोई ऑब्स्ट्रक्टिव एलिमेंट, इस एक तरह से फैट ऐसा बोल सकते हैं, वो आपकी नसों में जमना शुरू हो गया, फैट जमना शुरू हो गया, या कोलेस्ट्रॉल बॉडी में इतना ज़्यादा है कि वो आपकी नसों में ऐसे जमना शुरू हो गया। या कुछ ऐसे पेशेंट के बहुत ज़्यादा डायबिटिक हैं, शुगर ऐसे ज़्यादा रहती है, मोटापा ज़्यादा रहता है, तो उनके साथ भी यही प्रॉब्लम आती है कि उनकी जो खून की नसें हैं, जो आर्टरीज़ हैं बेसिकली, उनमें ऑब्स्ट्रक्शन कॉज हो जाता है, उनमें क्लॉटिंग हो जाती है, उसमें ऐसे रुकावट उत्पन्न हो जाती है। अब कोई खून की आपकी आर्टरी है जो आपकी ब्रेन सेल्स को खून पहुंचाती है, ब्लड ऐसे पहुंचाती है, जब उसमें कोई रुकावट ऐसे पैदा हो जाएगी, तो मान लेते हैं कि वो इतने बड़े ल्यूमन के, एक एग्जाम्पल के लिए, कि इतने बड़े ल्यूमन की कोई एक चौड़ाई की एक आपकी नस है और उसमें बहुत ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, उसमें एक तरह से कि ब्लड क्लॉट हो जाए या फैट इकट्ठा हो जाए, तो उसमें जो ब्लड ऐसे बह रहा होगा, जो फ्लो ऐसे हो रहा होगा, वो कम हो जाएगा। लेकिन ब्रेन को जितनी ज़रूरत होती है उतना वो काफ़ी नहीं होता। तो जब ब्रेन को पूरी सप्लाई ऐसे नहीं मिल पाती, तो जो ब्रेन के ऐसे सेल हैं वो एक तरह से मान सकते हैं कि स्टार्वेशन की वजह से, कमी की वजह से, वो जो ब्रेन सेल्स हैं, वो जो आपके न्यूरॉन्स हैं, वो डैमेज हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। उनके ख़राब होने की वजह से कुछ सिम्टम्स निकल के आते हैं, वो मैं अभी आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा। तो ये हो गया आपका इश्केमिक स्ट्रोक, की कोई रुकावट ऐसे पैदा हो गई जिस वजह से आपके ब्रेन में ये दिक्कत पैदा हुई। दूसरी जो दिक्कत है वो है आपकी हैमरेजिक स्ट्रोक। जब हम हैमरेज की बात करते हैं, उसका मतलब होता है कि ब्लीडिंग होना। अब ब्लीडिंग के भी अपने आप में कई रीज़न है, कि जैसे नस फट गई, आप आम भाषा में ऐसे बोल लेते हैं कि फला पेशेंट था, फला कोई इंसान था कि उसकी नस फट गई, नस फटने की वजह से वो पैरालाइज ऐसे हो गया। तो अब क्या होता है कि मान लिया कि बॉडी का जो प्रेशर है, एक तरह से जो ब्लड प्रेशर है, बीपी जो है, वो बहुत ज़्यादा ऐसे शूट कर गया, बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो बीपी शूट होने की वजह से कहीं ना कहीं हमारे ब्रेन में जो है, जो आपकी आर्टरीज़ हैं, वो कोलैप्स हो जाती हैं, वो फट जाती हैं। तो जब वो फटेगी तो उससे ब्लीडिंग होना शुरू हो जाएगी। अब ब्लीडिंग हो रही है, एक नस फट गई, उसको सप्लाई देनी थी आपके ब्रेन को, वो फट गई, तो सारा का सारा खून वहाँ बह जाता है, सप्लाई नहीं पहुँच पाती है। सेम वही चीज़ निकल के आती है, आपके जो न्यूरॉन्स हैं वो डैमेज हो जाते हैं क्योंकि उन्हें सप्लाई नहीं मिली। या फिर किसी का एक्सीडेंट हो गया, मान लिया कि किसी का एक्सीडेंट हुआ, सर उसका टकरा गया, सर में चोट लगी, तब भी ऐसे सर में खून बह गया, ब्लीडिंग हो गई, नस फट गई। इस तरह की जो कंडीशन है, या ऐसे पेशेंट जो बहुत ज़्यादा मात्रा में ब्लड थिनर्स लेते हैं, ब्लड थिनर्स यानी खून को पतला करने वाली दवाइयाँ जो हैं, या कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिसमें आपके खून जो है, मान लिया कि जो प्लेटलेट्स हैं वो बहुत कम ऐसे हो जाती हैं, आजकल वायरल ऐसे चल रहा है, उसमें भी कंडीशन देखने को मिल जाती है।
प्लेटलेट्स ही हैं जो आपके खून को जमाने में थोड़ा सा मदद करती हैं। तो प्लेटलेट्स बहुत कम हो जाती हैं तो भी ऐसे ब्लीड होने का ख़तरा बना रहता है। तो अब क्या होगा, वही दोबारा से बात कि हैमरेज हुआ, ब्लीडिंग हुई, ब्लीडिंग की वजह से आपके जो ब्रेन के सेल्स थे उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिला, उन्हें न्यूट्रिशन नहीं मिला, ये सब चीज़ें ना मिलने की वजह से आपके जो ब्रेन के ऐसे सेल्स हैं वो डैमेज हो जाते हैं। इन दोनों ही चीज़ों का, बल्कि 3 चीज़ों का, इसमें एक्सीडेंट को भी हम शामिल कर रहे हैं। तो इन 3 चीज़ों को ही मिला के एक तरह से हम कहते हैं कि पेशेंट को जो है वो ब्रेन स्ट्रोक आया है, क्योंकि इंटरप्शन से हम स्ट्रोक को रिलेट करते हैं। उसके बाद में क्या होगा कि कुछ पेशेंट में सिम्टम्स निकल के आएंगे। हर एक पेशेंट में अलग अलग तरह के सिम्टम्स हो सकते हैं। मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट में कुछ खास तरह के ऐसे सिम्टम्स, ऐसे लक्षण होते हैं। तो सबसे जो प्रोमिनेंट, हमको सबसे ज़्यादा जो चीज़ें ऐसे देखने के लिए मिलती हैं कि पेशेंट को पैरालाइज हो जाता है, कि मान लिया कि दोनों पैर पैरालाइज हो गए या शरीर का एक हिस्सा जो है वो बिल्कुल पैरालाइज हो गया कि सर मेरा दायां हिस्सा नहीं चल रहा है, या पेशेंट ऐसा बोलेगा कि मेरा बायां हिस्सा जो है वो बिल्कुल पैरालाइज हो गया। तो सबसे बड़ी बात कि जो मूवमेंट डिसऑर्डर है, मूवमेंट की दिक्कत जो आती है कि हाथ पैर जो हैं वो पैरालाइज हो जाते हैं। दूसरी जो दिक्कत आती है वो है स्पास्टिसिटी। स्पास्टिसिटी का मतलब होता है कि पेशेंट जब कुछ दिन रिकवर कर जाता है तो उसकी मांसपेशियां बहुत ज़्यादा टाइट हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा जकड़ी हुई हो जाती हैं, कड़ी हो जाती हैं। तो उसको हम कहते हैं कि पेशेंट की जो मसल है वो बहुत ज़्यादा स्पास्टिक हो चुकी हैं। तीसरा जो आता है वो कुछ पेशेंट में बहुत ज़्यादा ऐसे स्पीच आती है। कुछ पेशेंट में स्पीच में एक तरह से स्लरिंग होने लगती है। कुछ पेशेंट में एक कंडीशन होती है अफेजिया, कि आप कुछ पेशेंट से बोलेंगे कि आपका घर कहाँ पर है तो वो पेशेंट अपनी कोई और चीज़ बताने लग जाएगा कि आज मैंने मूली खाई, गाजर खाई, शलजम खाए। तो इस तरह की कंडीशन, इस तरह की स्पीच डिसऑर्डर भी हमें पेशेंट में देखने के लिए मिल जाते हैं। कुछ पेशेंट बताते हैं कि मुझे सेंसेशन शरीर में या दाएं हिस्से में या बाएं हिस्से में सेंसेशन मुझे कम महसूस होने लगी है। कुछ पेशेंट बताएंगे कि मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे वीक महसूस होने लगा है, पूरी बॉडी में महसूस वीक होने लगा है, या मुझे शरीर के एक हिस्से में, दाएं बाएं हिस्से में जो है मुझे बहुत ज़्यादा वीक महसूस होने लगा है। कुछ पेशेंट ऐसे बोलेंगे कि मुझे खाना चबाने में, मान लिया कि दाई साइड से ऐसे हुआ है कि खाना चबाने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, खाना फंस जाता है। कुछ पेशेंट, कभी कभी ऐसा होता है, ज़रूरी नहीं है अलावा के मूवमेंट डिसऑर्डर के हर एक सिम्टम्स आपको हर एक पेशेंट में देखने के लिए मिले। ये निर्भर करता है कि ब्रेन में कितना डैमेज है और किस एरिया में जो है वो डैमेज हुआ है। तो इस तरह की कंडीशन पेशेंट ऐसे देखने के लिए बताते हैं कि मैं सही से चल नहीं पा रहा हूँ। कुछ दिन जब हो जाते हैं पैरालिसिस के बाद में, ब्रेन स्ट्रोक के बाद में, कि पेशेंट को चलने में ऐसे दिक्कत हो जाती है। बल्कि जो मेडुलर स्ट्रोक है उसमें पेशेंट को अलग तरह की कंडीशन ऐसे देखने के लिए मिलती है कि पेशेंट को चक्कर आने लगते हैं, पेशेंट बैलेंस सही से नहीं बना पा रहा होता है जबकि पेशेंट चल रहा होता है, चक्कर आने से शुरू हो जाते हैं। तो बहुत तरह के, अलग अलग तरह के अपने आप में लक्षण ऐसे पेशेंट को निकल के आते हैं। ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपको ब्रेन स्ट्रोक के बाद में देखने के लिए मिल सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर पेशेंट में आपको सेम ऐसे जो लक्षण हैं वो देखने के लिए मिल जाए। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की कि फर्स्ट लाइन ऐसे ट्रीटमेंट क्या है। देखिए, जब भी इस तरह की कंडीशन पेशेंट को आपको दिखाई दे, कोई पेशेंट बोले कि मैं एक साइड में बहुत ज़्यादा वीक महसूस कर रहा हूँ, या आवाज़ में कुछ आपको बदलाव देखने के लिए मिले, या सर में भारीपन, या बीपी ऐसे बहुत शूट हो जाए, तो सबसे पहली आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए आपका जो नियरेस्ट हॉस्पिटल है वहाँ पर आप चले जाएँ। तो अगर ऐसा होता है कि हाँ ब्रेन में कि कोई क्लॉट हुआ है, कि कोई रुकावट पैदा हुई है, तो उस समय जो है इंजेक्शन लगता है, थ्रोम्बोलिटिक्स ऐसे लगाया जाता है, टीपीए हम बोलते हैं। तो वो इंजेक्शन लग जाता है, उसकी वजह से जो रुकावट ऐसे बनी होती है उस रुकावट को कहीं ना कहीं खोलना आसान हो जाता है, जिससे जो ब्लड की सप्लाई है वो दोबारा से चालू हो जाती है। अब दूसरे केस में कि हैमरेज हुआ है, थोड़ा सा वो क्रिटिकल हो जाते हैं अपने आप में। अगर बहुत बड़ा हैमरेज है, कोई बहुत बड़ा खून ऐसे बह गया है, तो वहाँ आपको सर्जरी की ज़रूरत होती है। जो आपके सर्जन हैं, न्यूरो सर्जन हैं, वो उस चीज़ को देखते हैं कि हाँ चीज़ें पेशेंट के क्या ऐसे की जाती है। उसके बाद में ज़्यादातर केसेस में जो ऐसे देखने के लिए मिलता है कि बहुत ज़्यादा हाई कोलेस्ट्रॉल और बीपी के ऐसे पेशेंट होते हैं, शुगर के ऐसे पेशेंट होते हैं। तो अगर मान लिया कि बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल रहा है, तो जो एंटी कोलेस्ट्रॉल दवाइयाँ हैं, जो कोलेस्ट्रॉल की ऐसी दवाइयाँ हैं, वो आपको लेनी पड़ती हैं। या साथ में जो खून पतला करने वाली ऐसे दवाइयाँ हैं, जो क्योंकि आपका ब्लड कहीं ना कहीं क्लॉट हो जाता है, तो खून पतला करने वाली जो दवाइयाँ हैं वो दवाइयाँ आपको ऐसे स्टार्ट रखनी पड़ती है। अगर आप बीपी के ऐसे पेशेंट हैं
तो बीपी की दवाई आपको लेनी पड़ती है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो डायग्नोस होने के बाद कि आपका रीज़न क्या है। एकदम से आप किसी भी पेशेंट को डिलीवर नहीं कर सकते कि ट्रीटमेंट अच्छा है, इसको स्ट्रोक आया है तो इसको आपको ये वाला ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देना है। हर एक ट्रीटमेंट, हर एक अप्रोच, हर एक तरीका जो है हर पेशेंट के लिए अपना अलग होता है। तो कोशिश करिए, अपने आप डॉक्टर मत बनिए, कोशिश करिए कि आपका जो नियरेस्ट ऐसे हॉस्पिटल होता है वहाँ पर जाइए, डॉक्टर को बताइए किस तरह के लक्षण हैं, किस तरह के सिम्टम हैं, तब वो जाके आपकी सारी चीज़ें जो है देख के आपको ट्रीटमेंट ऐसे डिलीवर करते हैं। उसके बाद में जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है आपका खान पान और आपकी एक्सरसाइज। जितना हो सकता है, जितना आप कर सकते हैं, अपने खान पान के ऊपर एक नज़र रखिए कि आप क्या खाते हैं, क्या नहीं खाते हैं। फैमिली को इस चीज़ में ऐसे नज़र रखनी चाहिए कि पेशेंट उनका क्या खाता है, ज़्यादा फैटी चीज़ें नहीं खानी है, ज़्यादा नमक वाली चीज़ें नहीं खानी है। ये खान पान भी पेशेंट टू पेशेंट वैरी करता है। उसके बाद में आपकी आती हैं एक्सरसाइजेज। जितना हो सकता है पेशेंट जो है अपने आप को एक्टिव एक्सरसाइजेज, या अगर बहुत ऐसे पैरालाइज हो गया, चल नहीं पा रहे हैं, तो पैसिव एक्सरसाइज में, फिजियोथेरेपी में बेसिकली इन्वॉल्व रखें। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी फर्स्ट में ही आप किसी प्रोफेशनल फिजियोथेरेपिस्ट को, बेसिकली कि फिजियोथेरेपिस्ट को अपॉइंट करें। आप खुद से भी चीज़ों को करवा सकते हैं। बहुत ऐसे कंटेंट पड़ा होता है यूट्यूब पर, आप वीडियो देखिए, उस वीडियो में कई चीज़ें ऐसे हम भी बताते हैं, कई और यूट्यूबर्स हैं उन्होंने भी बताई है। तो जो एक्सरसाइज पेशेंट को बताई जाती हैं, जो एक्सरसाइज करवाई जाती हैं, कोशिश करिए कि वो सारी एक्सरसाइज पेशेंट को करवाई जाएं। मैं समझता हूं कि आज इस वीडियो के ज़रिए ब्रेन स्ट्रोक को मैंने समझाने की कोशिश की है, आपको समझ में आया होगा। अगर किसी पेशेंट को इस तरह के कोई लक्षण हैं, कोई इस तरह से महसूस कर रहा है, तो आप हमें बता सकते हैं, अपने नियरेस्ट हॉस्पिटल से जा सकते हैं। नीचे आपको नंबर दिया जा रहा है। हमारी टीम आपके लिए हर समय काम के लिए उपलब्ध है। आप कभी भी हमें कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।